नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बिना टाइम गवाए हम आज एक नई वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और साथ ही यह भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आने वाले प्रश्न पत्रों के लिए हम इसी पैटर्न के साथ तैयारी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। यह है पिछले साल का 2024 का प्रश्न पत्र है जो कि हिंदी का है, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 जो कि हिंदी का था। यहाँ पे निर्देश दिए है, बाकायदा यहाँ पे पढ़ लेना। और इसके बाद अपन देखते हैं सबसे पहला प्रश्न किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जिसमें पहला इसमें है प्रगतिवादी कवि है, तो प्रगतिवादी कवि कौन है यहाँ पे? मुक्ति बोध। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सही मुक्ति बोध। अगला प्रश्न यहाँ पे नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी, तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट थी। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला यहाँ पे कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे चौथे में आते हैं यहाँ पे सुर सारावली के कवि का नाम है। तो सुर सारावली का कवि का नाम क्या है? सूरदास है। क्या है? सूरदास है। अगला 5वां नंबर का है, कवि निराला का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में। राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। अगला प्रश्न इसी में 6वां नंबर का, कुहासा का अर्थ है। तो कुहासा का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोहरा, जो कि यहाँ पे ठंड के टाइम पे क्या आता है? कोहरा छाता है। तो उसका क्या हो जाएगा? कुहासा का अर्थ हो जाएगा कोहरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रहेंगे, तो पर उसके इसी में सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे आंसर को भरना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो खालिस्तान क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8। अगला यहाँ पे छंद के खालिस्तान प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। अगला है इसमें तीसरा नंबर का है, वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे। तो किसके गुरु थे यहाँ पे? सूरदास के गुरु थे। अगला है इसमें चौथा नंबर का, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 13। और इसी की जगह यहाँ पे द्वितीय और चतुर्थ में बोलते हैं कितनी मात्रा होती है? 11 मात्रा। और टोटल मिला के कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है दोहा में। और चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16 होती है प्रत्यक्ष। अगला इसमें 5वां नंबर का, रस के खालिस्तान अंग है। तो कितने अंग है? 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, संचारी और इस तरीके से 4 प्रकार होते हैं, 4 है इसमें। अगला इसमें 6वां नंबर का, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है। तो खालिस्तान क्या जाएंगे यहाँ पे? 1900 से माना जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर फिलअप करना था। अगला यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा में सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो सही जोड़ी मिलाकर लिखना यहाँ पे का नंबर एक ऑप्शन में इसमें पूरे को पूछी दिए, इसमें का वाले से मिलाना है। चौपाई का हो जाएंगे यहाँ पे, सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पे 16 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 16। अगला एक अंक को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर होगा। शिव पूजन सहाय, तो शिव पूजन सहाय कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? माता का आंचल। अगला रामवृक्ष बेनीपुरी, तो रामवृक्ष बेनीपुरी को हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला है मैथिली सरंगुप्त, तो मैथिली सरंगुप्त का हो जाएगा यहाँ पे पंचवटी। क्या हो जाएगा? पंचवटी। और रिसाई का हो जाएगा, रिसाई का इसी के जस्ट ऑप्शन में इसमें नीचे की ओर यहाँ पे मेला आंचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेला आंचल। इस तरीके से आपके आंसर पूरे सही होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक इसमें चौथा नंबर का है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर क्या क्या लिखना था? इसमें पहला नंबर ऑप्शन है, इसमें प्रश्न पूछा है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वेदनाथ मिश्र है। क्या है? वेदनाथ मिश्र है। अगला इसमें दूसरा नंबर का है, निराला रचनावली में कितने खंड है? तो कितने खंड है? 8 खंड है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे 8 खंड होते हैं। अगला तीसरा नंबर का, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस का मुख्य छंद है दोहा और चौपाई है। अगला है चौथा नंबर का, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी या हुई है? तो किसमें हुई थी? यहाँ पे ब्रज भाषा में हुई। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। कभी कभी खालिस्तान पूछ लेते हैं इसमें। अगला है 5वां नंबर का, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला 6वां नंबर प्रश्न यहाँ पे, अट नहीं रही, तो अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो यहाँ पे वसंत ऋतु की शोभा और सौंदर्य का वर्णन करते हुए इसको प्रकट कर रही है। यहाँ पे हट नहीं रही है, अट नहीं रही है, इस वाले वाक्य को वसंत ऋतु की शोभा और सौंदर्य को बढ़ाने की बात कर रही है। अगला है प्रश्न क्रमांक 5वां, सत्य असत्य चयन कर लिखिए। तो सत्य और असत्य यहाँ पे चयन करके आपको लिखना है। यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है जो कि असत्य है। अगला इसमें हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है जो कि सत्य है। अगला इसमें कहानी के 6 तत्व होते हैं जो कि सत्य है। अगला इसमें चौथा नंबर, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था जो कि सत्य है, उसी को भेजा था किसको? उद्धव को। अगला 5वां नंबर का, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे जो कि सत्य है। अगला 6वां नंबर का लास्ट ऑप्शन है इसमें, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं भाती है तो यहाँ पे क्या है? असत्य है। यदि भाती है बोलता है तो यहाँ पे क्या लिखना था? सत्य है, क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय और सौंदर्य मन को क्या होती है? बहुत भाती है। जबकि यहाँ पे नहीं करती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरे 5 के 5 प्रश्न के आंसर लिख के आना था, जो कि पिछले साल वाले बच्चों ने किया भी होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस साल में देखने को मिलेंगे। 27 तारीख को 10वीं वाला का एमपी बोर्ड का पेपर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है, थ्योरिकल क्वेश्चन। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे। पहला प्रश्न 6वें नंबर का पूछा गया था, इसमें भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि वह उनकी देखभाल और सेवा करना चाहती थी, इसीलिए भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिख के आना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो 2 अंतर मैंने यहाँ पे लिख के बताया आपको। यहाँ पे पहले लिखना है, उसमें नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है। और इसमें है दूसरा नंबर, और इसमें अंतर में लिखना है, पात्रों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है इसमें नाटक में, और एकांकी में क्या होती है? पात्रों की संख्या सीमित होती है, नहीं तो यहाँ पे एक निश्चित मात्रा होती है संख्या में। अगला इसमें 7वां नंबर का है, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? तो किसका प्रभाव पड़ा यहाँ पे? उनके माता पिता का, साहित्यिक मित्र का, और पति और हिंदी प्राध्यापिका। अगला हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का। इस तरीके से व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न में देखते हैं यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? उन्होंने शहनाई वादन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, इसलिए उसे बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। इस तरीके से आपको आंसर लिख के आना है। अगले प्रश्न यहाँ पे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 8वां में, गद्य की
कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की 4 विधाओं के नाम होते हैं यहाँ पे उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक, जो कि 12वीं क्लास वालों को पूछा गया था। यहाँ पे 25 तारीख के क्वेश्चन पेपर में एक वाक्य में क्वेश्चन पूछा गया था, गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक होते हैं। अगले इसी में तुम्हें क्वेश्चन पूछा है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। तो इसके अनुसार क्या यहाँ पे निबंध का आकार सीमित होता है, उसमें निजीपन होता है और स्वच्छ और सजीव होता है। इस तरीके से उसके अनुसार क्या निबंध की परिभाषा लिखना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है। 9 में यहाँ पे संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला बोलने के यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे संधि समास में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, मैंने शॉर्टकट में लिख के बताया आपको। संधि दो वर्णों के मेल से बनता है और समास दो शब्दों के मेल से मिलकर बनता है ना। और दूसरा नंबर यहाँ पे अंतर लिखना है, वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है, लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। एक और अंतर आपको याद रखने के लिए बताता हूँ, यहाँ पे वर्णों को अलग अलग करने के लिए क्या कहते हैं, वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। और यहाँ पे समास को क्या अलग अलग करने के, इसमें शब्दों को अलग अलग करने के लिए समास विग्रह कहते हैं। इस तरीके से आपको आंसर बना सकते हैं। अगला यहाँ पे अंतर बनाना है। अगला इसी में तो है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम भी लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्ट में अक्सर। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। दोनों के दोनों क्वेश्चन आसान थे, बस आपको याद करने की जरूरत है, समझ लेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 10 है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाते हैं, इसीलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। इस तरह से आपका आंसर लिख के आना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उन्होंने अपने साथियों के साथ खेलने में मजा आता है। उन्हें अपने साथियों के साथ क्या होता है, खेलने में मजा आता है, इसलिए वो अपने घर नहीं तो कहीं पे जाने के लिए, खिसकने के लिए वो भूल जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है, बस आपको एक बार पढ़ना है और पढ़ के जरूर जाना है ना क्वेश्चनों को, क्योंकि वहाँ कुछ तो लिखते बनेगा वहाँ पे, तो कुछ भी नहीं पता हो तो क्या लिखेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 11 है, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम क्या है, युगधारा और पत्रहीन नग्न गच्छ, और तीसरा है यहाँ पे तालाब की मछलियाँ। इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 में से कोई 2 लिख के आना है। अगला है इसी का क्वेश्चन यहाँ पे, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो नई कविता की 2 विशेषताएं यहाँ पे, पहला है लघु मानववाद की प्रधानता है, और दूसरा इसमें विशेषता है क्षणवाद को महत्व देना। इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 विशेषताएं लिख के आना है। नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखना है। अगला इसी में प्रश्न क्रमांक 12 है। 12 में आपको यहाँ पे रचनाएं लिखना है। यहाँ पे कवि सूरदास और तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं लिखना है आपको, भाव पक्ष लिखना है। इस तरीके से तुलसीदास की याद होंगे तुलसीदास के लिखना, सूरदास की याद होंगे तो सूरदास के लिखना, और भाव पक्ष इस तरीके से आपको पूरा वर्णन करके लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, फसल क्या है। तो फसल क्या है, किसी खास समय चक्र में उगाए जाने वाले पौधे या पेड़ों की पैदावार क्या कहलाता है, फसल कहलाती है। अगला इसी में तो क्वेश्चन पूछा गया था, उद्योग के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो किस किस से की है, कमल के गत्ते और जल में रख के तेल के घाघर से की गई है। इस तरीके से आपके आंसर सही होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, इसमें प्राकृतिक, भावनात्मक और प्रतीकात्मक, इस तरीके से इनकी ओर संकेत करता है। अगला है इसी में तो, स्मृति की पते बनाने से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें अपनी स्मृतियों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, आधार बनाना चाहिए। इस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर पूरा लिख के आना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक इसमें है 15वां प्रश्न में, काव्य की परिभाषा लिखिए। तो काव्य की परिभाषा कैसे लिखना है आपको यहाँ पे, कि दोष रहित, गुण सहित, अल्प अलंकारों से युक्त शब्द अर्थ सहित रचना को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है काव्य की परिभाषा। अगले इसी में 5वां क्वेश्चन पूछा गया था, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यहाँ पे। इसमें अभी 8वां क्वेश्चन पेपर में इसके बाद अपलोड करूँगा, तो उसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, इसमें खाली सॉरी इसमें सही जोड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के एक ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो उसमें देखना, जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार आती है, ठीक है ना, पुनरावृत्ति होती है, वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है, या उसे पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम ही मेरे सब कुछ हो। इस तरीके से यहाँ पे देखना, तुम क्या यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है एक ही शब्द की। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में देखते हैं, रस किसे कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। रस का मतलब होता है किसी काव्य को पढ़ने या लिखने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखना, बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसी का वाला क्वेश्चन भी आसान है। इसमें चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो चौपाई छंद क्या है, चौपाई सममात्रिक छंद, यानी कि समान मात्राएं होती है ना, सममात्रिक छंद। तो इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और अंत में वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए, उसको क्या कहेंगे अपन, चौपाई कहेंगे। और इसी का उदाहरण है इसमें, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। इस तरीके से आप यहाँ पे उदाहरण लिख के आना है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पढ़ के जाना है इन क्वेश्चन को, बार बार रिपीट होते हैं सब क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, इसमें 2 नंबर का है। इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी और यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देखना है। 2 रचनाएं लिखोगे 1 नंबर, और भाषा लिखोगे तो 1 नंबर है। जैसे दोनों करके यहाँ पे लिखोगे आपको तो 2 नंबर मिलने के चांस रहेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 18 में है, यहाँ पे गद्यांश के साथ प्रसंग व्याख्या करना है। यहाँ पे गद्यांश को पढ़ना, अपने यहाँ पे स्कूल में पढ़ाऊंगा। अपने गद्यांश को तो पूरा वर्णन करना, कौन से पार्ट से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, कविता को लेखक कौन है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले यहाँ पे 19वां प्रश्न है, यहाँ पे अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद लिखना, आप शब्दों में वर्णन करना, वहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता कि आपको यहाँ पे सबका अनुच्छेद लिखने का तरीका अलग होगा। बस मेन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे अनुच्छेद लिखना है। इसी का क्वेश्चन यहाँ पे, प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। जो कि आज के टाइम पे बहुत क्रिकेट मैच है ना, बहुत ही ज़्यादा चलन में है, तो आप लिख सकते हैं। आपको देखा मैच भी देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी आ सकते हैं। यहाँ पे संवाद लिखना है, 2 मित्रों के बीच में संवाद बात करते हुए, जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ तो उसके बारे में लिख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 इसमें भी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है और इसके पूरा संदर्भ के साथ लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तार के यंत्र पर
रोक लगानी है तो आवेदन पत्र रोक, इसमें आवेदन पत्र बच्चे लिख तो लेते हैं लेकिन बहुत सारी गलती करते हैं। वहाँ पे कॉमा कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे दिनांक डालना है, किस तरीके से उसके नाम लिखना है, ना धन्यवाद कहाँ लिखना है, महोदय जी के बाद कहाँ से शुरू करना है। इस तरीके से छोटी छोटी बातों को ध्यान में अच्छे से रखते तुम लोग एप्लीकेशन आवेदन पत्र लिखते हैं तो पूरे 4 में से 4 नंबर मिलने की संभावना पूरी रहेंगी, है ना। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे पत्र जिससे अच्छे से लिखते बनता है वही पत्र लिखना, तो आवेदन पत्र बहुत आसान होता है, आवेदन पत्र ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए लिखने का। अगला प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गंभीर निबंध लिखिए। 120 शब्दों में लिखना है आपको। यहाँ पे 5 टॉपिक दिए आपको, मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य और समाज। जो आप अच्छे से लिख पाएंगे उसको आपको यहाँ पे उस टॉपिक का सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन करना है, उसके बाद क्या करना है उस पर क्या करना है निबंध लिखना है। कम से कम 5 पॉइंट पर आपको निबंध लिखना होगा, है ना। इस तरीके से आपके यहाँ पे अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, इसी पैराग्राफ को देखकर आपको यहीं पे है नीचे में आपको क्या लिखना है आंसर लिखना है। बहुत आसान होता है। यहाँ पे जो बार बार शब्द दिखते हैं किसी टॉपिक को पूरा पढ़ने, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ को जो बार बार यानी उसको टॉपिक मेन टॉपिक को पढ़ना है यानी कि पकड़ना है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए और शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक लिखना मेन पॉइंट 2-3 पॉइंट लिखना है। वैदिक काल से हिमालय पहाड़ में इस तरीके से यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है तो मेन पॉइंट पे शीर्षक लिखना है, मेन पॉइंट 2-3 पॉइंट में, है ना। और हिमालय को देखकर कौन सा जागृत प्रभाव हुआ है, इसी में से तुमको पूरा का पूरा मिल जाएंगे। ये नीचे वाला नहीं करना, नीचे वाले जिस अच्छे से समझ में आता है तो ये करना नहीं, ऊपर वाला बहुत आसान होंगे। यहाँ पे काव्य गद्यांश और काव्यांश वाला बहुत कठिन होता है, गद्यांश वाला बहुत आसान होता है। इसी में सबका आंसर ढूंढ के यहाँ पे लिखना होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आने पर कंप्लीट टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे 23 और क्वेश्चन पेपर है 80 नंबर के लगभग है। इसमें 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पेपर से आइडिया ले लो और कल का क्वेश्चन पेपर अच्छे से देना है। 27 तारीख को क्वेश्चन पेपर हल करना है और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है 10वीं वालों को। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका दिन शुभ हो और कल के लिए आने वाले पेपरों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना और अच्छे से पेपर को देना। गुड लक।